गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल हमने किया था अमेरिका में उभरती प्रवृत्तियाँ। अमेरिका राजनीति में उभरती प्रवृत्तियाँ, कुछ एक चेंज हुआ था, जातिवाद भेदभाव समाप्त हो गया था, महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई थी, संघात्मक ढांचा और दृढ़ हो गया था। आज हम उसी से अकॉर्डिंग दूसरे देश की पढ़ेंगे, इंग्लैंड में उभरती प्रवृत्तियाँ या इंग्लैंड संविधान की नवीन प्रवृत्तियाँ, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इंग्लैंड की राजनीति में बदलते हुए परिवेश का वर्णन करो, या इंग्लैंड की राजनीति की नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन करो। इंट्रोडक्शन दोनों की सेम थी, कल भी बताई थी। क्या आएगा इंट्रोडक्शन में कि आपको पता है कि परिवर्तन जो है समाज का एक नियम है कि हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है, हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। बदलते हुए परिवेश के साथ हर चीज़ में परिवर्तन आना स्वाभाविक भी है, नहीं तो हम रूढ़िवादिता का शिकार हो जाएंगे। तो यही चीज़ इंग्लैंड के संविधान में भी थोड़ा सा लचीला बनाया गया था। उस संविधान को भी बदलते हुए परिवेश के साथ उसमें भी परिवर्तन की एक आशा रखी गई थी कि परिवर्तन होते रहेंगे। तो इंग्लैंड के समाज में भी कई परिवर्तन उभर कर हमारे सामने आए हैं, कई नई प्रवृत्तियाँ हमारे सामने आई हैं, जिसका वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला था लॉर्ड सदन में सुधार। आपको पता है कि इंग्लैंड की कांग्रेस के संसद के दो सदन हैं। जो निम्न सदन था, जो उच्च सदन है, जिसे दूसरा सदन का नाम कहा जाता है लॉर्ड सदन है, उसमें कुछ सुधार आया। 1911 से 1949 के बीच में उसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। उनकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। 1999 में भी एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा लॉर्ड सदन में जो कमियां थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। लॉर्ड सदन के 9 सदस्यों को न्यायिक शक्तियों को हटाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया। उन्हें स्वतंत्र सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा क्या है, 3000 व्यक्तियों के आवेदन पत्रों में 15 व्यक्तियों को ही चयन किया गया। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी ने 15 सदस्यों को लॉर्ड चुनने का निर्णय दिया। मतलब कि क्या है, लॉर्ड सदन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आई और उसमें कई सारे सुधार, लॉर्ड सदन के अंदर जो कमियां थी उसे दूर करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जब इंग्लैंड का संविधान बना, तो इंग्लैंड में लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय पद की कोई व्यवस्था नहीं थी, सर्वोच्च न्यायालय नाम की कोई संस्था नहीं थी। जो लॉर्ड सदन था वो ही सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता था, वो ही न्यायिक शक्तियाँ प्रयोग करता था। तो क्या हुआ, 2005 में वहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया गया। लॉर्ड सदन के 7 सदस्यों को वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2009 से सर्वोच्च न्यायालय ने अपना पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया था और लॉर्ड सदन की न्याय शक्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। 9 लॉर्ड्स जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ये भी एक नवीन कार्य हुआ था इसमें। तीसरा पॉइंट क्या है, संसद की भूमिका में गिरावट। जबकि इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, संसदीय शासन प्रणाली है, सब कुछ संसद के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से तो ठीक दिखता है, वास्तविक रूप से वहाँ पर संसद की महिमा में काफ़ी गिरावट आई है, संसद के कार्य में काफ़ी गिरावट आई है। संसद की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं और मंत्रिमंडल की शक्तियों में विस्तार होता जा रहा है। मंत्रिमंडल पर जो प्रदत्त स्थापन की वजह से संसद के सारे कार्य जो हैं मंत्रियों ने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। तो संसद एक नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। उसके बाद है द्विदलीय प्रणाली का बहुदलीय प्रणाली में परिवर्तन। वहाँ पर एक और नया चेंज क्या आ रहा है, लंबे समय तक वहाँ पर क्या थे, 2 ही दल थे, एक सत्ता में आता था और एक विरोधी दल की भूमिका निभाता था। हम एग्जाम्पल भी देते थे कि अगर हमें सही मायने में देखना है, विरोधी दल देखना है, तो कहाँ का देखें, हम इंग्लैंड का देखें। तो क्या हुआ वहाँ पर, अब क्या होने लग गया है कि तीसरा दल भी, कई और दल भी आने लग गए हैं, जिन्होंने सरकार बनानी शुरू कर दिया या जिन्होंने सरकार में अपना हस्तक्षेप कर दिया गया। 2010 में कॉमन सदन में लिबरल डेमोक्रेटिक दल जो था उसने 57 सीटें ली थी और उसके साथ गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। तो अब वहाँ पर भी क्या है, द्विदलीय प्रणाली जो है वो बहुदलीय प्रणाली में परिवर्तित होती जा रही है और भी कई शक्तिशाली दल उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसके साथ गठबंधन करके हमें सरकार बनानी पड़ रही है। उसके बाद आएगा, यही पॉइंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट में भी डाल सकते हैं, गठबंधन की सरकार का निर्माण। पहले वहाँ पर क्या था, 2 ही दल थे, तो गठबंधन का मतलब ही नहीं था, एक सत्ता में दल आता था और एक क्या था, विपक्ष की भूमिका निभाता था। लेकिन क्या हुआ, नए दल उभरने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2010 में वहाँ पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक दल बन कर आया सामने, उसने काफ़ी सारी सीटें ली हैं। तो उसके बाद से 2010 के बाद से वहाँ पर गठबंधन की सरकारों का भी कार्य शुरू हो गया है। गठबंधन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने की वजह से जो नए दल हैं उनकी सीटों को अपने साथ गठबंधन में लाना पड़ता है और तब जाकर सरकार बनाई जाती है। तो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है।
उसके बाद है प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका। प्रधानमंत्री की नृशंसता बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या हो गया, संसद के कार्यों में गिरावट आने की वजह से प्रत्येक कार्य मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जो है शक्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी शक्तियों पर कई तरह के रोक हैं, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री की शक्ति से कभी बढ़ती जा रही है, पहले ये लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब गठबंधन का कार्य होने लगा, शुरू में क्या लगने लग गया कि प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि आ रही है, संसद के कार्य भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, गठबंधन की सरकार होने की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में अब 2011 के बाद से कमी आने लग गई है। प्रधानमंत्री कोई भी कार्य अपनी इच्छा या निर्णय से नहीं कर सकता है, उसकी शक्तियों में कमी आई है और उसकी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। नौकरशाही की बढ़ती भूमिका। इंग्लैंड के शासन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है, संसद के महत्व को या प्रधानमंत्री की शक्तियों में कमी आने की वजह से, राजनीति के बदलते स्वरूप की वजह से नौकरशाही की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। और संचार के साधनों ने और इंग्लैंड में गठबंधन की सरकारों की वजह से नौकरशाही दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है और उसके कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। लोक कल्याणकारी राज्य का बदलता स्वरूप। वहाँ पर राज्य क्या था, पहले हस्तक्षेप की नीति अपनाता था, राज्य में ज़्यादातर कार्यों में भाग नहीं लेता था। कल्याणकारी राज्य, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य हो गया। राष्ट्रीय बीमा योजना पर भी बल दिया गया, राज्य की स्थापना की गई, निर्धनों की सहायता के लिए राज्यों की स्थापना की जाने लगी। तो जो कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप था, जो जिस उद्देश्य के लिए राज्य बनाया गया था, राज्य का एकमात्र कार्य क्या था, केवल आवश्यक कार्यों को पूरा करना था। अब राज्य का स्वरूप बदल कर क्या हो गया, कल्याणकारी राज्य। वहाँ पर भी राज्य जो है व्यक्ति के हर मामले में, आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य ने हस्तक्षेप की जगह हस्तक्षेप की नीति को अपनाना शुरू कर दिया है। उसके बाद है श्रम शक्ति के रूप में परिवर्तन। इसका क्या मतलब है, मतलब कि लोग जो श्रम शक्ति है, जो मजदूर वर्ग थे, उनके स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगे। अब वो मजदूरी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जो किसान वर्ग है, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने क्या, कोयला खानों में काम करने वाले मजदूर थे, वो इन जगह मजदूरी करने की बजाय वो छोटे छोटे उद्योगों में जाकर काम करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो श्रम शक्ति में काफ़ी परिवर्तन होता है। माल निर्माण के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में बहुत सारे मजदूर हटकर धातु, मशीनरी और वाहन उद्योगों में वो उन्होंने प्रवेश कर लिया, वहाँ पर वो काम करना शुरू कर दिए। किसानों की क्षेत्र की कमी आई है और जो कोयला खानों में काम करने वाले जो श्रमिक थे, उनमें काफ़ी कमी आनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट है प्रदत्त विस्थापन की शक्ति में वृद्धि। ये प्रदत्त विस्थापन क्या होता है, संसद पर जब कार्यभार बढ़ जाता है तो संसद कानून बनाने का कार्य मंत्रिमंडल को दे दिया करती थी। इसको बोलते थे प्रदत्त विस्थापन। पहले ये था कि संसद का पास बहुत कार्य था, तो संसद ने अपने काम को हल्का करने के लिए मंत्रिमंडल का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्रदत्त विस्थापन इतना बढ़ गया कि सारा काम ही कौन करने लग गए, मंत्रिमंडल। संसद तो एक नाम मात्र संस्था बनकर रह गई है। मंत्रिमंडल जो उचित समझे, जैसा मर्जी समझे वैसा कानून पास कर देते हैं। और मंत्रिमंडल की शक्तियों में इतनी वृद्धि हो गई है और कि युद्ध के समय तो सारी शक्तियां ही मंत्रिमंडल के हाथ में चली जाती हैं। अप्रवासियों की समस्या, जो अमेरिका में समस्या थी, वो यहाँ पर भी है। यहाँ पर एशिया, अफ्रीका के और अन्य अप्रवासी लोग आते हैं। इनमें क्या है, श्वेत लोग और अश्वेतों के बीच में संघर्ष स्थापित होता है। दोनों एक दूसरे के मतलब कि कार्यों में एक दूसरे से दोनों का मेल जोल नहीं बढ़ता है। कई ऐसे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर और भी स्थिति खराब है, जहाँ पर जब प्रवासियों को अनुचित ढंग से रखने का या अनुचित ढंग से तंग करने का प्रयास किया जाता है, तो अप्रवासियों की और उत्पन्न जातीय तनाव भी वहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। उसके बाद है महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि। ये अमेरिका में भी हुआ है, ये यहाँ पर भी हुआ है। 1928 से पहले यहाँ पर महिलाओं को कोई वयस्क मताधिकार भी प्रदान नहीं था। 1928 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके महिलाओं की राजनीति में जागरूकता बढ़ने लगी। अब महिलाएं राजनीति में केवल वोट डालने का ही नहीं, कोई भी दबाव समूह देख लो, कोई भी संगठन देख लो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं सदस्य न हो। वर्तमान समय में वहाँ पर राजनीति में कम से कम 150 महिलाओं के आसपास महिलाएं जो है राजनीति में सक्रिय रूप से किसी न किसी पद पर कार्यरत हैं। तो महिलाओं में जागरूकता आई है, राजनीतिक जागरूकताओं का समावेश हुआ है, महिलाओं की राजनीति में वृद्धि, भागीदारी बढ़ने लग गई है। राजनीतिक दलों के प्रभाव में कमी। वहाँ पर क्या था, पहले राजनीतिक दलों का प्रभाव था, काफ़ी दो दल थे, सभी दल जो दोनों दल थे जनता पर प्रभाव डालते थे, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन वहाँ राजनीतिक दलों की जगह दबाव समूह ने ले ली है। दबाव समूह ज़्यादा हैं, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दबाव समूह का सदस्य, किसी संगठन का सदस्य राजनीतिक दल की बजाय लोग किसी संगठन या दबाव समूह का सदस्य बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में की भी बदलती भूमिका, कि पहले ब्रिटिश अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्र खुली अर्थव्यवस्था थी, उसमें भी परिवर्तन आए हैं। राज्य का हस्तक्षेप शुरू हो गया है। पहले राज्य ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मैंने बताया कि अब राज्य कल्याणकारी राज्य हो गया, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ राज्य का हस्तक्षेप नहीं है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य ने हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। 1970-80 के दशक में बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आर्थिक विकास में कमी के कारण राज्यों का आर्थिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो इस वजह से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी अब पहला जैसा नहीं रहा है, अब इसमें भी परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो ये क्या था, ब्रिटिश समाज की नवीन प्रवृत्तियाँ या ब्रिटिश समाज की उभरती प्रवृत्तियाँ, जिसमें आप क्या क्या लिखोगे, संसद की भूमिका में परिवर्तन, प्रधानमंत्री की भूमिका में परिवर्तन, मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हो गई है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हो चुका है, लोक सदन में सुधार आ गया है, और उसके आप लिख दोगे इस जातीय समस्या उत्पन्न हो चुकी हैं, स्त्रियों की भूमिका बढ़ चुकी है, राजनीतिक दलों का शक्ति कम होकर दबाव समूह की भूमिका ज़्यादा हो गई है, और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भी कई परिवर्तन आ चुके हैं। तो ये 12-13 पॉइंट आप क्या लिख दोगे, ब्रिटेन की उभरती परिवर्तियाँ। बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। कई बार क्या होता है, ये वाले क्वेश्चन दो कंबाइन भी आ सकते हैं, ब्रिटेन व इंग्लैंड या इंग्लैंड और अमेरिका की उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करो। तो इसमें इंट्रोडक्शन सेम आएगी दोनों की, और दोनों के आप 10-10 पॉइंट डाल दोगे। तो दोनों क्वेश्चन कंबाइन भी आ सकते हैं, घबराना नहीं है, लेकिन छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए और आप फटाफट उसको एक्सप्लेन करते जाओगे। और इंट्रोडक्शन दोनों की सेम होगी कि परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन जरूरी है, तो इसलिए इन दोनों देशों की राजनीति में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहले लिखोगे इंग्लैंड की राजनीति में परिवर्तन, फिर लिखोगे अमेरिका की राजनीति में परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं। ओके बेटा, ओके बच्चे।